हेलो स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी आप पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप सीख रहे हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 1। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में आपने गोलीय दर्पण मुख्य रूप से सीखे थे। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां सीखी थी। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां आने के बाद आपने अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या की आदि होती है। फिर आपने u, v और f में रिलेशन याद किया था कि 1/f = 1/v + 1/u होता है। इस पर आधारित आपने कुछ सवाल भी सीखे थे। फिर आपने उत्तल दर्पण की एक स्थिति होती है। फिर आपने उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या की आदि होती है। फिर आपने उत्तल दर्पण के u, v, f के क्वेश्चन सीखे थे। ये आपका पहला पार्ट था। अब आपका दूसरा लेसन शुरू हो रहा, दूसरा पार्ट शुरू हो रहा, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में आपने देखा था कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल रही थी। जैसे हम इस माध्यम में खड़े हैं, ये दर्पण रखा, तो प्रकाश की किरण आई, टकराई और इसी माध्यम में लौट आई। ये प्रकाश का परावर्तन था। अपवर्तन क्या होगा? मान लो ये पारदर्शी कांच होता, मान लो ये ट्रांसपेरेंट कांच होता, तो क्या हमें अपना इसमें चेहरा दिख पाता? क्या प्रकाश की किरण चलती और कांच से टकरा के उस तरफ निकल जाती। देखिए, इस तरफ कोई और माध्यम है और प्रकाश की किरण कहाँ गई? कांच में। प्रकाश की किरण कांच में गई, दूसरे माध्यम में गई। इस घटना को जब कोई प्रकाश की किरण है ना, एक माध्यम से चलकर, देखिए हमसे चली प्रकाश की किरण, हवा से चली और कहाँ जा रही है? कांच में जा रही है। या फिर ऐसा करिए, आप शांत पानी में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो प्रकाश की किरण कहाँ थी? वायु में। वायु से कहाँ जा रही है? पानी में। वायु विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है वायु के सापेक्ष। वायु विरल माध्यम है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, उस माध्यम को आप विरल माध्यम कहते हैं। वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, पता है, तो वायु विरल माध्यम है। पानी में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होती है। पानी में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होती है, इसलिए पानी वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है। अब देखिए, वायु विरल माध्यम है, ऐसा पानी में थोड़ा सा पानी, आप वायु में ऐसा हाथ चलाइए, कोई परेशानी नहीं आ रही। पानी में आप थोड़ा ऐसे हाथ मारेंगे, थोड़ा बहुत हाथ में थोड़ी बहुत चोट लगती है। पानी में हाथ मारिए, मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, विरोध होता है। और मान लिए कांच में मारिए तो कांच तो बहुत ज़्यादा विरोध करेगा आपके हाथ का। तो जब वायु में हमारा हाथ देखिए बिल्कुल ऐसे चल रहा है, इसका मतलब वायु विरल माध्यम हो गया। पानी वायु से सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। कांच सबसे सघन माध्यम है। समझ में आई ना? तो विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, इसलिए वायु विरल माध्यम है। पानी वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है, तो पानी में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है।
और कांच में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। कांच में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल से कम होती है। समझ में आया ना? तो कांच सघन माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता? देखिए, ये प्रकाश का अपवर्तन है। ये मान लीजिए अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब। देखिए प्रकाश की किरण ऐसे चली, ये प्रकाश की किरण, ये एक माध्यम 1 है और ये आगे ऐसे झुक गई, ये माध्यम 2 है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, देखिए प्रकाश की किरण, ये देखिए, ये ऊपर अलग माध्यम है, नीचे अलग माध्यम। माध्यम का अर्थ समझ रहे ना? हो सकता ऊपर वायु हो, नीचे पानी हो सकता कि जैसे आप मान लो पानी का एक टब भरा है, पानी का एक टब भरा है और पानी के अंदर मान लो कोई छड़ रखी, पानी के अंदर एक सिक्का है, मान लीजिए पानी के अंदर एक 10 रुपये का सिक्का डला है, तो आप सिक्के से प्रकाश की किरण चल के आ रही है आपकी आंख में, तो सिक्के से सिक्का पानी में डला था ना, तो पानी सघन माध्यम है, यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल के आ रही। और कहाँ आ रही? हमारी आंख कहाँ है? हवा में है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही थी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, तो ये इसे जाना तो था यहाँ पे, लेकिन ये मुड़ गई। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का एक पार्ट एक चल रहा। हमने उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि यदि आप पानी में आप कोई गिलास डुबो दीजिए, कोई आपके यहाँ पर पानी की टंकी होगी, उसमें आप गिलास डुबो दीजिए, आपको लगेगा कि गिलास तो थोड़ा सा ऊपर है, आप अपनी बाएं चढ़ाएंगे और ऐसे उसमें हाथ डालेंगे, आप सोचेंगे इतने हाथ डूबेगा हमारा और पानी में हमारी जो वस्तु है वो उठा लेंगे, लेकिन अब जैसे हाथ डाल दे तो मान पर इतना हाथ डूब गया, आपकी शर्ट गीली हो जाती है। आपने ऐसा अनुभव किया होगा। क्या होता कि प्रकाश की किरण, आप बताइए प्रकाश की किरण कहाँ थी? पानी में थी। पानी सघन माध्यम है और हम कहाँ पे हैं? विरल माध्यम, वायु में है। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही कि नहीं आ रही? बताइए। बस प्रकाश की किरण हमेशा वस्तु से चलती है। जैसे हम मान लीजिए हम इस पेन को देख रहे हैं, तो पेन से किरण चलकर हमारी आंख में आ रही है। हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर आती है। देखिए, अगर मान लीजिए हमने कहा कि प्रकाश की किरण, देखिए मान लो पानी में कोई सिक्का डला है या पानी में कोई गिलास डला है, तो गिलास से प्रकाश की किरण चल के आएगी। गिलास कहाँ है? पानी में, यानी पानी से प्रकाश की किरण चल के आएगी। हमारी आँख कहाँ है? वायु में। तो प्रकाश की किरण क्या होगा? एक पारदर्शी माध्यम से, पानी पारदर्शी माध्यम है कि नहीं? पानी पारदर्शी माध्यम है, वायु भी पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके। पानी के आर पार नहीं देख पाते, फिर आपको गिलास कैसे दिख रहा था जी बताइए? अगर पानी के आर पार नहीं देख पाते होते तो क्या आपको गिलास दिखता? क्या पानी में डला हुआ सिक्का दिखता? क्या नहीं दिखता ना। यानी पारदर्शी माध्यम है पानी। वायु भी पारदर्शी माध्यम है।
कांच भी पारदर्शी माध्यम है। सादा कांच की आप हाँ देख सकते। तो आपने कभी पानी में आपने छड़ डुबोई होगी, पानी में छड़ आपको टेढ़ी लगी होगी। पानी में यदि आप छड़ डुबोएंगे तो छड़ आपको टेढ़ी लगती है। ये टेढ़ी क्यों लगती है पता है? ये टेढ़ी इसलिए लगती है, वो टेढ़ी नहीं है, अपवर्तन के कारण। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से थोड़ी मुड़ जाती है। ये प्रकाश की किरण है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम मतलब पानी से दूसरे पारदर्शी माध्यम वायु में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। छड़ टेढ़ी नहीं थी, क्या हुआ? पानी से जो छड़ के सिरे से किरण चल के आ रही थी ना, छड़ के सिरे से जो किरण चल के आ रही थी, जब हमारी आँख में पहुँचती है तो अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। तो वो छड़ है, जो ये छड़ का ये वाला जो पानी में डूबा हुआ है उसका है ना, वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देने लगता है। तो ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन के कारण छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण हमें जो पानी में गिलास डला है वो तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर को हो, गिलास है वो ऊपर को लगता है, तो हम हाथ डाल दे मालूम पड़े हाथ पूरा चला जाता। ये अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन क्या कहलाता? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। पानी से हवा में आई, पानी एक पारदर्शी माध्यम हो गया, दूसरा पारदर्शी माध्यम वायु हो गया। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन समझ में आ गया? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, एक यहाँ पे दो माध्यम होंगे। परावर्तन में क्या हो रहा था? परावर्तन में प्रकाश की किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आती थी। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर जाती है और चिकने तल से टकराने के पश्चात उसी पारदर्शी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। वो अपवर्तन में क्या होगा? एक माध्यम से जाएगी और दूसरे माध्यम में चली जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक पारदर्शी माध्यम से चल के आई, पानी से चल के आई, वायु में आई तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बताइए विरल माध्यम क्या कहलाता? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। अभी हाल हमने बताया वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है इसलिए वायु विरल माध्यम है। पानी में प्रकाश की चाल कम होती है इसलिए पानी वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है। लेकिन कांच में प्रकाश की चाल तो और कम होती है कांच में, तो कांच पानी से भी सघन माध्यम है। इसका मतलब वायु विरल माध्यम हो गया, पानी वायु की सापेक्ष सघन है और कांच पानी के सापेक्ष भी सघन है। ठीक है ना? तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही, इसको बोलते हैं आप आपतित किरण। ये है, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती थी तो इसका नाम था परावर्तित किरण। क्या बोलते थे इसे? परावर्तित किरण कहते थे आप। इसे आपतित ही बोलते थे, इसे आपतित या आपाती किरण ही कहते थे कि नहीं? ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये आपाती किरण है, ये अपवर्तित किरण, इसे हम परावर्तित नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तन चल रहा ना तो अपवर्तित। परावर्तन में परावर्तित किरण होती थी, अपवर्तन में अपवर्तित किरण है जी, अपवर्तित किरण। जी आपतित किरण, जी अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे। परावर्तन का पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें भी आपका पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसमें था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें भी आपको बोलना है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। परावर्तित की जहाँ कौन सी किरण हो गई, ये अपवर्तित, आपाती किरण है जी, अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम हो गया। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। देखिए इसमें इसे बोलते थे आपतन कोण आई, इसे बोलते थे परावर्तन कोण आर। इसमें आई अपवर्तन कोण है, आपाती कोण है, आपतन कोण है, और ये अपवर्तन आर अपवर्तन कोण है। आर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। जी अपवर्तन कोण है, जी आपतन कोण, जी अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश, देखिए आपको तो पता है ना, प्रकाश का रंग सतरंगा होता है। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, वायलेट, विबग्योर, ये आपने सतरंगा प्रकाश पढ़ा होगा, VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंद्रधनुष में आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। आपको एक रंग दिखता है, आपको एक सफ़ेद कलर दिखता है सूर्य के प्रकाश में, लेकिन वास्तव में सूर्य इन 7 रंगों के प्रकाश से बनता है। तो उसने ये कहा किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए। किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए एक ही कोई रंग होना चाहिए। रंग चाहे वायलेट, चाहे इंडिगो, चाहे ब्लू, एक ही रंग होना चाहिए। एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण, ये है आपतन कोण, आपतन कोण की जया। देखिए आप, जया माने साइन, साइन को हिंदी में जया बोलते, साइन को हिंदी में क्या बोलती, जया। ठीक है, आपतन कोण है आई, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम 1 and 2 अपवर्तनांक का चिन्ह है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है ये। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं।
इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर। तो अपवर्तन के दो नियम हो गए। अपवर्तन के पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात आपतन कोण का साइन बटे और अपवर्तन कोण का साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम इस स्थिरांक को हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक n से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे क्या ये पूछ सकता, स्नेल का नियम समझाइए, तो आप क्या कहेंगे? किसी, यहाँ देखिए किन्हीं दो माध्यमों, देखिए एक माध्यम ये हो सकता है ये हवा हो, ये पानी हो सकता है ये पानी हो, ये हवा हो। तो एक माध्यम हो गया ये, एक माध्यम हो गया ये। तो जब कोई किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए, देखिए दो माध्यम है कि नहीं, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश का कलर एक ही रंग का होना चाहिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्थिरांक होता है, ठीक है, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, साइन आई आपतन कोण की ज्या, आई है आपतन कोण, आर है अपवर्तन कोण। देखिए पहले आर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम में परावर्तन कोण कहलाता था आर, ठीक है, यहाँ पे अपवर्तन कोण कहलाएगा। अब आपातीकरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम हो गए, एक नियम ये है, एक नियम ये है। विरल माध्यम, सघन माध्यम और अपवर्तन की परिभाषा हमने बताई कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब देखिए तारा, आपने सूर्य देखा हुआ, तारे कभी कभी आपको तारा जलता हुआ दिखाई देगा, कहीं बुझा कभी जलेगा, तो आप लगता है कि तारा टिमटिमा रहा, जैसे बल्ब टिमटिमाते कि जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा, ऐसा नहीं होता। तारे से जब प्रकाश की किरण चल के आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तारे से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण अपने आ रही थी, प्रकाश की किरण ऐसी आई और मुड़ गई तो हमें तारा नहीं दिखेगा। जब तारे से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंख में जाना चाहिए तभी तो हम कोई वस्तु दिखेगी। कमरे के अंदर बैठ के क्या सूरज को देख लोगे क्या? सूरज को आप तभी देख पाएंगे जब सूरज आपको देखेगा। किसी भी वस्तु को आप कमरे के अंदर दुख के आप सूरज को नहीं देख सकते। क्या आपने सोचा हम कमरे के अंदर दुख जाएं और सूरज हमें दिख जाए? यदि आप सूरज को देख रहे हैं तो सूरज भी आपको देखेगा। यानी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंख में जाना चाहिए तभी हमें वस्तु दिखेगी। अब बताओ, तारे से प्रकाश की किरण आ रही तो तारे से प्रकाश अपवर्तन के कारण अब इतनी सी तो हमारी आंख रहती, प्रकाश की किरण जब तक आ रही तो ठीक है, एकाएक अपवर्तन हुआ तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो अब तारे से आने वाली प्रकाश की किरण है ना, वो हमारी आंख में नहीं पहुंच पा रही, वो थोड़ी आंख से हट गई तो हम कहेंगे तारा दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे अपवर्तन खत्म हुआ, अपवर्तन कम हुआ, तारा से आने वाला प्रकाश फिर दिखाई देने लगा हमारी आंख में,
तो हमें फिर तारा दिखने लगा। फिर मान लो अपवर्तन हुआ, तारा से प्रकाश फिर हट गया, फिर हमें नहीं दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा, फिर दिखाई नहीं देगा। अपवर्तन के कारण ऐसा होता, प्रकाश की किरण अपने मार्ग बदल देती है। अपवर्तन के कारण जो आने वाले प्रकाश की किरण है वो अपना मार्ग बदल देती है। मार्ग बदल देगी तो हमें तारा दिखाई देगा, कभी दिखाई नहीं देगा। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह स्थिरांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम से इससे निरूपित होता है। इस नियतांक को इससे निरूपित करते हैं। वन माने एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक से निरूपित करते हैं। इस प्रकार से आपने ये अपवर्तन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, आप इनको उतार लीजिए। देखिए, अभी आपने अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम पढ़े थे। विरल माध्यम क्या कहलाता, सघन माध्यम क्या कहलाता। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अभी आपने बोला था 1 और 2, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यही बोला था ना, पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि पहला माध्यम निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात, पहला माध्यम क्या है, निर्वात या वायु, पहला माध्यम निर्वात या वायु हो और दूसरा माध्यम अन्य कोई माध्यम हो। यदि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से, पहला माध्यम क्या है, निर्वात या वायु, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से अन्य किसी माध्यम में होता है, पहला माध्यम निर्वात या वायु हो, दूसरा माध्यम अन्य कोई माध्यम हो, यानी प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से अन्य किसी माध्यम में जावे, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का तब अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता। अभी आपने कहा था 1 और 2, 1 और 2 का मतलब आपने कहा था एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन आपने कहा अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो और दूसरा माध्यम अन्य कोई माध्यम हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात तब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी पहला माध्यम निर्वात या वायु हो और दूसरा माध्यम अन्य कोई माध्यम हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से, पहला माध्यम क्या है, निर्वात या वायु से अन्य किसी माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तन वाला पाठ परावर्तन वाले पाठ से थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन आप क्रम से पढ़िए। जैसे जैसे हम देखिए, आप अभी आप परावर्तन पढ़ रहे थे, अब अपवर्तन का जो पहला पार्ट है ये अपवर्तन का जो पहला पार्ट है ये थोड़ा टफ लगेगा। धीमे धीमे चलते गए, जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पहले 6 स्थितियाँ टफ लगी होंगी, लेकिन जब 4-5 बार उनका रिवीजन हुआ
तो अपने आप सरल हो गई। ऐसा पर अपवर्तन भी होने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अपवर्तन टफ माना जाता है नहीं, ठीक है ना। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से अन्य किसी माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न रंगों के एक ही पदार्थ के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मान लो कांच का, आपने बैगनी रंग का कांच लिया और लाल रंग का कांच लिया, तो बैगनी रंग के कांच का अपवर्तनांक कम होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक विप की ओर में, आपको पता है ना, विप की ओर में वायलेट सबसे नीचे होता है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे बैगनी रंग होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंद्रधनुष में का रंग है ये सब। इस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और गलत लिख दिया आपने, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, समझ में आई ना, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता? जब पहला माध्यम वायु या निर्वात की अपेक्षा, जब पहला माध्यम वायु या निर्वात की अपेक्षा अन्य कोई माध्यम हो, पहला माध्यम वायु या निर्वात ना हो, पहला माध्यम वायु या निर्वात नहीं हो। अगर पहला माध्यम वायु या निर्वात है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते। यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात की अलावा कुछ हो गए, जब पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य कोई माध्यम हो गए, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब कोई ये नहीं कहते कि ये कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आजकल तो एक चीज़ चल गई है, सिलेबस देख के पढ़ो लिखो नहीं, क्या देखो सिलेबस। ये कोर्स में होशियार बनने का प्रयास करते ना, एक परिभाषा आपने छुड़वा ली तो आप बहुत होशियार बन गए। एक परिभाषा, निरपेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा सिलेबस में नहीं है। क्या ना हम होशियार हैं, हम तो बता देते कि सिलेबस में नहीं है। कुछ लोग यही पूछते रहते सिलेबस क्या है। काम पढ़ना लिखना नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस है, आप ये मान के चलिए। इन परिभाषाओं को भी आप उतार लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उतारिए। देखिए, ये पार्ट 1 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1 आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। पार्ट 1 आज आपने रिफ्रैक्शन सीखा है, अपवर्तन सीखा है। अगर आप क्रम से पढ़ते रहेंगे तो आपको अपवर्तन वाला पाठ भी सरल लगने लगेगा। आपने परावर्तन वाले पाठ को थोड़ा सा लगा होगा आपको टफ है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा पाठ परावर्तन सरल होने लगा। आप लोग परावर्तन को फिर से रिपीट कर लीजिए। अपवर्तन हमने शुरू कर दिया है। अपवर्तन शुरू करने के पहले आप साथ में आप परावर्तन वाला पाठ भी एक बार रिपीट कर लें। क्या परेशानी है, थोड़ा रिपीट कर लेंगे और अच्छा पाठ हो जाएगा आपका। और टाइम टेबल में आप फिजिक्स के लिए टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से आप फिजिक्स का टाइम टेबल में आप ये करिए, हम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन फिजिक्स ज़रूर पढ़ेंगे। अभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हो रही, अभी तो आपको 7 दिन पढ़ना है।
जितना टाइम बचे आप परावर्तन का रिवीजन कर लीजिए। पार्ट 1 आपका समाप्त हो जाता है। पार्ट 2 में हम और अच्छी तरह से आपको अपवर्तन के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।